Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. This is Avinash Manikpuri and welcome to my YouTube classes. Very first, I'm really very sorry for getting too much late for uploading the second part of this chapter. कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं सेकेंड पार्ट की वीडियो जल्दी नहीं बना पाया, ठीक है, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो आज हम लेकर प्रेजेंट हुए हैं क्लास 10 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 17 मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का सेकेंड पार्ट 1 पे हमने इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ मनी देख लिया था, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ और चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था, जहाँ पर हमने ATM के बारे में पढ़ा था और इवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। इवोल्यूशन ऑफ मनी का मतलब होता है, ठीक है, कि मनी का विकास कैसे हुआ, मनी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कि सबसे पहले बार्टर सिस्टम आया, फिर मेटेलिक मनी, पेपर करेंसी, क्रेडिट मनी जिसमें चेक, हुंडी, ड्राफ्ट्स, फिर प्लास्टिक मनी जो हम आज यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें एवोल्यूशन ऑफ मनी कहलाती हैं, जिनको आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर हम आते हैं 17.2 पे, जहाँ पर है डेफिनेशन एंड फंक्शन ऑफ मनी, कि क्या डेफिनेशंस हैं मनी की, क्या फंक्शन है, कि मनी के क्या कार्य हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए आप सेकंड नंबर के पैराग्राफ में, कि जहाँ पर लिखा है कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, यहाँ से डेफिनेशन आपकी स्टार्ट हो गई मनी की, कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल मनी इंक्लूड all those commodities which in particular time or place undoubtedly can be accepted as consideration for goods and service as means to deferred payment, ठीक है। कि प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा मनी के बारे में, कि मनी में वो सारी कमोडिटीज़ का मतलब होता है ज़रूरत की चीज़ें, वो इंक्लूड होती हैं, ठीक है, कि जिनको पर्टिकुलर टाइम पर अनडाउटली एक्सेप्ट किया जाए। अब देखिए इसका मतलब आप समझ लीजिए कमोडिटी शब्द का यूज़ क्यों किया है प्रोफेसर मार्शल ने, कि मनी जनरली जब हम मनी नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में पैसा आता है, ठीक है, नोट्स आते हैं, 10 के नोट, 20 के नोट, 100 के नोट, 1000, 2000, ठीक है, इस टाइप से। लेकिन इन्होंने मनी को एज अ कमोडिटी कंसिडर क्यों किया है, कि जब कभी आपको ज़रूरत होती है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि कभी कभी ये बार्टर सिस्टम का काम करता है। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है वस्तु विनिमय, कि ज़रूरी नहीं कि हमारे पास ऑल टाइम मनी हो, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम गिरवी रख देते हैं, ठीक है, जिनको हम किसी दूसरे को दे देते हैं, तो उसके बदले में हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेन है लेकिन मुझे पेंसिल की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन मेरे पास मनी नहीं है कि मैं पेंसिल खरीद सकूं, तो मैं क्या करूंगा कि अपना पेन किसी दूसरे को दूंगा और उससे उसकी पेंसिल ले लूँगा कुछ देर लिखने के लिए। ये कहलाता है बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो ज़रूरत की चीज़ें, तो वही लिखा है इन्होंने कि मनी इंक्लूड all those commodities which in particular time or place undoubtedly can be accepted as consideration for goods and service as means deferred payment, कि पेमेंट के लिए हम कभी कभी कमोडिटी का भी यूज़ करते हैं तो उनको भी मनी कहा जा सकता है। नीचे वाली लाइन पर देखेंगे आप, प्रोफेसर मार्शल की बात आई, प्रोफेसर एली की बात आई है, कि प्रोफेसर एली ने क्या कहा है, कि मनी एज दैट कमोडिटी विच एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज कैन बी फ्रीली ट्रांसफर्ड एंड ऑर्डिनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ फाइनल पेमेंट ऑफ डेब्ट, ठीक है, कि इन्होंने भी मनी को एज अ कमोडिटी ही कंसीडर किया है, कि इन्होंने बोला कि ये एक्सचेंज का एक मीडियम हो सकता है, कि मीन्स ऑफ एक्सचेंज कैन बी फ्रीली, जिसको हम बिना डाउटली एक्सचेंज का माध्यम बना सकते हैं, एक्सचेंज का मीडियम बना सकते हैं, ठीक है, जिसको ऑर्डिनरली क्या कीजिए एक्सेप्ट किया जा सके, ठीक है, एक पेमेंट के रूप में। फिर नीचे वाले पैराग्राफ में आप देखेंगे जहाँ पर लिखा है कि इट इज़ apparent from the above definition that money has an important place in the modern age, कि मॉडर्न एज पर यदि हम देखें तो मनी का एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। द मनी परफॉर्म सेवरल फंक्शन इन द इकोनॉमी, द मेन फंक्शन ऑफ द मनी एज फॉलोज, की मनी सेवरल फंक्शंस, ठीक है, मनी के सेवरल फंक्शन हो सकते हैं, बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, जहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया। सबसे फर्स्ट नंबर पर है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, की एक्सचेंज का माध्यम, ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ पैसे लेकर ही सामान खरीदें, ठीक है, कभी कभी हम सामान के बदले भी सामान ले लेते हैं, तो उसको भी मनी कहा जा सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि द गुड्स एंड सर्विस आर ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू मनी, कि जो गुड्स हैं, वस्तुएं हैं, सर्विस हैं, ठीक है, ये ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू मनी। द प्रोड्यूसर गेट्स मनी बाय सेलिंग हिज कमोडिटी एंड देन ही परचेज हिज रिक्वायर्ड गुड्स थ्रू दिस ऑब्टेन्ड मनी, कि जो प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, प्रोड्यूसर का मतलब आप समझते हैं
कि जो विक्रेता होता है, तो यहाँ पर यह है कि वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय मुद्रा के माध्यम से होता है। यानी बोला कि जो वस्तुएं और सेवाएं यानी गुड्स एंड सर्विस हैं, ठीक है, कि इनका जो क्रय और विक्रय है यानी ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू मनी, कि ये मनी के माध्यम से होता है। जो प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, अपनी वस्तु को बेचकर क्या करता है, वो मुद्रा प्राप्त करता है यानी मनी प्राप्त करता है। लेकिन तो प्रोड्यूसर गेट्स मनी बाय सेलिंग हिज कमोडिटीज़। जैसे दुकान पर आपके मोहल्ले में किराना की शॉप होगी, तो आप जब सामान लेने जाते हैं उसको पैसा देते हैं, फिर आप सामान लेकर आते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, उससे कुछ प्रॉफिट जनरेट करता है और उसके बाद और सारी जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें लाकर अपनी दुकान पर रख लेता है। वही लिखा है यहाँ पर कि सेलिंग इज कमोडिटी एंड देन ही परचेज हिज रिक्वायर्ड गुड्स, और जिस गुड्स की उसको रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, वो परचेज कर लेता है, जो मनी उसको मिलता है। सेकेंड नंबर पर आप देखेंगे जहाँ पर लिखा है कि मेजर्स ऑफ वैल्यू, यानी मेजर्स ऑफ वैल्यू का मतलब होता है मूल्य का मापन, कि जैसे, ठीक है, अब मान के चलिए एक पेंसिल है, तो आप उसको क्या कहेंगे, जैसे नटराज की पेंसिल है या अप्सरा की पेंसिल है, तो मार्केट में वो कितने रुपए में मिलती है, 10 रुपये में, ठीक है। तो यदि आप अपनी पेंसिल किसी को देंगे 10 रुपये की, तो उससे 10 रुपये की वैल्यू की चीज़ ही लेना पसंद करेंगे। ये तो नहीं है कि आपने पेंसिल के बदले इरेजर ले लिया या पेंसिल के बदले आपने शॉर्पनर ले लिया, ठीक है। तो ये मेजर कैसे होता है, तो देखिए इसके बारे में क्या लिखा है यहाँ पर कि एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एवरी कमोडिटी एंड सर्विस इज मेजर्ड बाय मनी, कि यदि हम देखें कि प्रेजेंट में यदि हमको देखना है तो जितने भी, ठीक है, वैल्यू ऑफ एवरी कमोडिटी, की हर कमोडिटी और जो सर्विस है उसको मेजर्ड किया जाता है मनी से, ठीक है। प्राइजेस ऑफ ऑल कमोडिटी एंड सर्विस इन द मार्केट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी ओनली, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी, कि जो प्राइस है कमोडिटी की, सर्विस की, ठीक है, मार्केट में वो मनी के द्वारा ही मेज़र किया जाता है, ठीक है। और इन्होंने बोला कि इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मनी का। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पर है ट्रांसफर ऑफ परचेसिंग पावर। देखिए थोड़ा सा इसका मतलब समझ लीजिए कि ट्रांसफर ऑफ परचेसिंग पावर का मतलब क्या होता है। परचेसिंग पावर कब आएगी आपके पास, जब आपके पास मनी होगा, ठीक है। विदाउट मनी आप किसी चीज़ को खरीद नहीं सकते हैं, तो इनका ट्रांसफ़र बहुत इजी है। इसी के बारे में लिखा है कि मनी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि मनी को वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको, जो सारे लोग करते होंगे। आप अमेजोन से शॉपिंग करते हैं, आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं, ठीक है, तो आपको पैसा देने के लिए क्या जाना पड़ता है वहाँ पर, नहीं जाना पड़ता। कभी कभी आप कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, तो जो डिलीवरी बॉय होता है उसको आप घर में पैसे दे देते हैं। और यदि आप, ठीक है, सीधा पेमेंट करना चाहते हैं तो अपने बैंक के थ्रू आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, आपको बाद में पैसे देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ये कहलाता है ट्रांसफ़र ऑफ परचेसिंग पावर, यानी आपने घर बैठे बैठे चीज़ों को परचेस कर लिया, आपको पैसे देने कहीं जाना भी नहीं पड़ा, आपने इजीली बैंक के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दिया, मोबाइल के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो यही कहलाता है ट्रांसफ़र ऑफ परचेसिंग पावर। तो लिखा कि मनी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन केस ऑफ परचेसिंग कमोडिटीज़ फ्रॉम another place, the payment of this price can be done through money और बैंक ड्राफ्ट, की आप मनी के द्वारा या बैंक ड्राफ्ट के द्वारा, ठीक है, घर बैठे चेक के द्वारा पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रुपीज़ कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू बैंक्स, और बैंक के माध्यम से भी इन रुपयों को इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नाउ द फोर्थ नंबर पर है स्टोर ऑफ परचेसिंग पावर। अब देखिए स्टोर का मतलब होता है कि चीज़ों को सुरक्षित करके रखना, संग्रहित करके रखना, यानी जमा करके रखना। अब देखिए मैन के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मैन के अंदर क्या समस्या है कि अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नेचर मैन सेव्ड मनी टू डील विथ मेजर क्राइसिस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नेचर, कि यदि हम ह्यूमन नेचर देखें तो ह्यूमन का नेचर कैसा होता है कि मैन सेव मनी टू डील विथ मेजर क्राइसिस, की आने वाले समय में जो क्राइसिस हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे बचने के लिए, ठीक है, उनसे बचने के लिए लोगों के पास क्या है कि एक सेविंग करने की क्षमता होती है, कि मैन सेव मनी टू डील विथ मेजर क्राइसिस, कि आने वाले समय में कोई समस्या आ रही है तो लोगों के पास क्या होता है, मनी को सेव करने की एक आदत होती है कि हम आने वाले समस्याओं को कैसे निपटारा करेंगे। फिर लिखा कि नाउ सेविंग फॉर फ्यूचर थ्रू मीडियम ऑफ मनी हैज़ बिकम वेरी इजी, ठीक है। मनी को सेव करके आने वाले समय की प्रॉब्लम्स को सॉल्व इजीली किया जा सकता है। स्टोरिंग ऑफ परचेज पावर बाय डिपॉजिटिंग मनी इन बैंक और पोस्ट ऑफिस हैज़ बिकम वेरी कॉमन नाउ, और इस समय इन परचेज पावर को या फिर मनी को बैंक में डिपॉजिट करना या पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करना कॉमन हो गया है। अलॉन्ग विथ दिस द प्रोसेस ऑफ लैंडिंग एंड टेकिंग लोन हैज़ बिकम वेरी इजी नाउ, ठीक है। अब इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है कि प्रोसेस ऑफ लैंडिंग का मतलब आप समझ लें कि लैंडिंग का मतलब होता है लोन लेना, ठीक है।
ठीक है। लैंडिंग का मतलब होता है देना या टेकिंग लोन्स, ठीक है। दो चीज़ें हैं यहाँ पर कि अलोंग विद दिस प्रोसेस ऑफ लैंडिंग एंड टेकिंग लोन्स, कि पैसे देना, लैंडिंग का मतलब किसी को उधार देना और लोन का मतलब होता है किसी से उधार लेना, become very easy now. A consumer obtain maximum satisfaction and a producer increase the quantity of his product through money, ठीक है। कि इस मनी के माध्यम से जो कंज्यूमर है उसको एक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जैसे आपने बाजार से अच्छी क्वालिटी की चीज़ खरीद के लेके आई, ठीक है, उसकी सर्विस अच्छी है, आपको अच्छा लगेगा, आप दोबारा उसी दुकान से वैसी ही चीज़ खरीदने की कोशिश करेंगे, तो क्या मिलता है आपको, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन यदि आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट को दोबारा खरीदने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे फिर आपकी डिमांड बढ़ेगी तो जो प्रोड्यूसर होता है वो अपनी क्वांटिटी बढ़ाता जाता है उन चीज़ों की, ठीक है। जैसे मार्केट में यदि आप देखें तो लाइफ बॉय साबुन की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो क्यों ज़्यादा है, क्योंकि लाइफ बॉय साबुन जो वो सर्विस अच्छी दे रहा है, तो जो प्रोड्यूसर है वो और ज़्यादा लाइफ बॉय बनाने की कोशिश करेगा कि मैं कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकूं। तो यही है कि सेटिस्फेक्शन एंड प्रोड्यूसर इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ हिज प्रोडक्ट थ्रू मनी ओनली। और प्रोड्यूसर अपनी क्वांटिटी कैसे बढ़ा सकता है इन चीज़ों की, मनी के माध्यम से, ठीक है। इन ब्रीफ मनी डज सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन इन ह्यूमन लाइफ। और यदि हम ब्रीफ में पढ़ें, ब्रीफ में देखें तो मनी का जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो मनी है सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन की, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ह्यूमंस के लाइफ में। अब हम आते हैं 17.3 में, जहाँ पर है फाइनेंसिंग सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फाइनेंसिंग सिस्टम, अब फाइनेंसिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा, वित्तीय प्रणाली, एंड इंस्टीट्यूशन यानी संस्थाएं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि पीपल इन देयर डेली लाइफ नीड मनी टू फुलफिल देयर डेली रिक्वायरमेंट। सिमिलरली मनी इज रिक्वायर्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज, बिजनेस एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। यदि आज के समय में हम देखें तो हर टाइप से, ठीक है, मनी जो है वो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। कि आज हम डेली लाइफ में देखते हैं तो यहाँ पर ये इंक्लूड किया गया है कि डेली रिक्वायरमेंट, सिमिलरली मनी इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, कि हर टाइप के वर्क को कंप्लीट करने के लिए हमको मनी की ज़रूरत होती है। जैसे रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज़, बिजनेस एंड एग्रीकल्चर, यदि हमको इंडस्ट्रीज़ खोलना है तो मनी की ज़रूरत पड़ेगी, हमको कोई बिजनेस चलाना है तो मनी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, एग्रीकल्चर करना है तो मनी की ज़रूरत पड़ेगी। टू फुलफिल दीज रिक्वायरमेंट पीपल, businessmen and farmers, everyone has to take loan in the same way. When we have income more than our need, we need financing institution to save the money safely and to earn interest from that. अब यहाँ पर एक लाइन को समझने की कोशिश करें कि लिखा है टू फुलफिल दीज रिक्वायरमेंट पीपल, बिजनेसमैन एंड फार्मर्स, एवरी वन हैज़ टू टेक लोन इन द सेम वे, ठीक है। अब इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कॉमन पीपल हो, ठीक है, सभी को लोन की ज़रूरत पड़ती है। फिर लिखा है कि वी हैव इनकम मोर देन आवर नीड, ठीक है। इसके अलावा यदि हमने अपनी इनकम से ज़्यादा, ठीक है, लिखा कि वी हैव इनकम मोर देन आवर नीड, कि हमने अपनी नीड यानी हमारी ज़रूरत से ज़्यादा यदि इनकम यदि हमने कर लिया है तो लिखा है कि वी नीड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, कि हमको फिर भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? टू सेव दैट मनी सेफली, कि मनी को सेव करने के लिए, एंड टू अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम दैट, और जैसे हमने बैंक में जो पैसा जमा किया है, ठीक है, तो उससे हमको इंटरेस्ट यानी उससे हमको ब्याज मिलता है। फिर आगे वाली लाइन पर लिखा है, देखेंगे आप कि द फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन कीप अवर सरप्लस इनकम और सेविंग एज डिपॉजिट एंड लैंड इट नोन एज फाइनेंसिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है जो फाइनेंशियल सिस्टम है, ठीक है, कि हमारी आय को सुरक्षित रखता है, ठीक, कि जो हमने लिखा है कि वित्तीय संस्थाएं जो हैं वो हमारी अतिरिक्त आय या बचत को जमा के रूप में अपने पास रख लेती हैं। एंड लिखा है कि डिपॉजिट एंड लैंड इट नोन एज फाइनेंशियल सिस्टम, और जिनको ज़रूरत होती है, देखिए आगे लिखा है कि दस द प्रोसेस ऑफ कीपिंग बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वेल्थ और कैपिटल इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड फाइनेंशियल सिस्टम। ये डेफिनेशन है फाइनेंशियल सिस्टम की। आप देखें कि यहाँ से आप देखेंगे कि दस द प्रोसेस ऑफ कीपिंग बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वेल्थ और कैपिटल, यानी कैपिटल या पैसा या वेल्थ या धन, इसकी डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करने का जो काम है, ठीक है, वही कहलाता है फाइनेंसिंग सिस्टम। तो लिखा है कि द इकोनॉमी इज कॉल्ड फाइनेंसिंग सिस्टम, यानी वित्तीय प्रणाली हम इसी को कहते हैं। नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में देखेंगे, लिखा है कि इन अ फाइनेंसिंग सिस्टम द इंस्टीट्यूशन और पीपल एक्सचेंजिंग मनी आर कॉल्ड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में यदि हम देखें फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत, तो कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं, इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो मनी को एक्सचेंज करने का काम करते हैं, यानी जिनको ज़रूरत होती है उनको लोन देते हैं और बाकी लोगों के पैसे को डिपॉजिट करते हैं।
और यही कहलाता है फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। दीज इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड इंटरेस्ट टू अट्रैक्ट द डिपॉजिटर्स एंड चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम द पीपल हु टेक लोन्स। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, जो डिपॉजिटर्स होते हैं, जो बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं क्या देकर, इंटरेस्ट देकर, और साथ में जो लोन लेते हैं उनसे ये इंटरेस्ट लेते भी हैं। दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग मनी इज प्रिवलिंग सिंस एंशियंट टाइम, और ये जो सिस्टम है मनी का वो एंशियंट यानी पुराने समय से चला आ रहा है। द वेरियस इंस्टीट्यूशन रनिंग इन द कंट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, कि इस टाइप के जो इंस्टीट्यूशन है बैंकिंग और फाइनेंसिंग जो इंस्टीट्यूशन है वो 2 टाइप से कंट्री के अंदर रन करते हैं। इसको तो आप समझ लें, पब्लिक सेक्टर एंड सेकेंड इंस्टीट्यूशन जो होता है वो होता है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि गवर्नमेंट का सेक्टर होता है, यानी जो गवर्नमेंट के अंडर में वर्क करते हैं। एंड इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, यानी जिसको पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति चला रहा है या इंडिविजुअल लोग मिलकर एक ग्रुप बनाकर चला रहे होते हैं, उसको प्राइवेट सेक्टर कहा जाता है। तो यहाँ देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि द ओनरशिप ऑफ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के हैंड्स में होते हैं उनको पब्लिक सेक्टर के जो होते हैं वो गवर्नमेंट के हैंड में होते हैं, यानी गवर्नमेंट उनको रन करती है। एंड दीज इंस्टीट्यूशन आर रन इन अकॉर्डेंस विद द बेनिफिट ऑफ कॉमन मैन, जो कि कॉमन मैन यानी आम पब्लिक के बेनिफिट के लिए चलाए जाते हैं। फिर लिखा है कि इन 1969 14 मेजर कमर्शियल बैंक इन इंडिया वर ब्रॉट अंडर द पब्लिक सेक्टर बाय नेशनलाइजेशन, यानी नेशनलाइजेशन का मतलब होता है राष्ट्रीयकरण, कि 1969 में 14 मेजर जो कमर्शियल बैंक थे, यानी 14 बड़े कमर्शियल, यानी कमर्शियल का मतलब होता है वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक, जो व्यापार के लिए लोन देने का काम करते थे। ठीक है, मोस्टली व्यापार के लिए और लॉन्ग टर्म लोन देने का काम करते थे। तो ऐसे 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया गया था 1969 में। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कभी कभी आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो आप याद रखें कि 14 मेजर बैंक का जो नेशनलाइजेशन था वो 1969 में कर दिया गया था और उनको अंडर गवर्नमेंट सेक्टर ले आया गया था। ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर में रख लिया गया था। टुडे नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि टुडे अलोंग विद कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एंड सेवरल नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आर वर्किंग अंडर पब्लिक सेक्टर की। यदि हम देखें तो बहुत सारे जो कमर्शियल बैंक हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो हैं वो पब्लिक सेक्टर के अंडर में वर्क करती हैं। लास्ट पैराग्राफ देखिए जहाँ पर लिखा है कि द इंस्टीट्यूशन विच आर ओन्ड बाय प्राइवेट पीपल और इंस्टीट्यूशन आर केप्ट अंडर प्राइवेट सेक्टर, फॉर एग्जांपल जमींदार चिट फंड, कि जो अब देखिए प्राइवेट सेक्टर के बारे में बोला है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट पीपल यानी इंडिविजुअल कोई व्यक्ति खरीद कर चला रहा होता है या फिर कुछ लोगों का ग्रुप बन के चल रहे होते हैं, उनको हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखा है जमींदार चिट फंड। जमींदार का मतलब आप समझ लें ये एंशियंट टाइम पर प्रिवलिंग था, पर अभी इस सिस्टम को बंद कर दिया गया है नियम और कानून बनाकर। ठीक है, कि जमींदार वो होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीन होती थी। ठीक है, और वो लोगों को हाई रेट पर लोन देते थे। ठीक है, फिर लिखा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस द सिस्टम ऑफ जमींदार हैज़ बीन एबोलाइज्ड, कि आफ्टर इंडिपेंडेंस यदि हम देखें कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सिस्टम था जमींदारी का वो ख़त्म कर दिया गया है थ्रू लॉ, कुछ नियम और कानून बनाकर। एट प्रेजेंट सेवरल कमर्शियल बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज आर फंक्शनिंग अंडर प्राइवेट सेक्टर, और अभी भी यदि हम देखें तो बहुत सारे ठीक है कमर्शियल बैंक हैं और इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं ठीक है वो प्राइवेट सेक्टर में भी वर्क करती हैं। इसके बाद हम देखेंगे 17.4 जहाँ पर मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये वीडियो लंबी होने लगी है, तो ये जो पार्ट है थर्ड पार्ट में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तीसरा पार्ट जो होगा वो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।